बड़ी अपडेट जान लीजिए। मध्य प्रदेश से आ रही है। विधानसभा चुनाव के साइड इफेक्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखने लगा है। बड़ी खबर यह कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस अध्यक्ष से छुट्टी हो गई है। यह पद चला गया कमलनाथ के हाथों। जीतू पटवारी को कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उमंग सिंघार मध्य प्रदेश में नेता विपक्ष बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। चरणदास महंत को छत्तीसगढ़ में नेता विपक्ष बनाया गया है। दीपक बैज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। यह बड़ी अपडेट आ रही है। इस खबर को विस्तार देने के लिए हम चलते हैं अपने सहयोगी जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र, जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश की कमान दी गई है 2024 में आगे की रणनीति तय करने के लिए, और विधानसभा में जो हार हुई है यह उसी का असर है ना? बिल्कुल, बड़ा अपडेट है। कमलनाथ की छुट्टी हो गई है और जीतू पटवारी जो इंदौर की राऊ सीट से हालांकि इस बार चुनाव हार गए, युवा और तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, उनके पास अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान होगी। और साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उमंग सिंघार को नेता विपक्ष बनाया है, कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया है, यानी कि असेंबली में वो नेता विपक्ष होंगे। उमंग सिंघार आदिवासी समाज से आते हैं। दिलचस्प बात यह है विवेक कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार दोनों ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ विरोधी खेमे के माने जाते हैं। तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में इस बार जो नतीजा आया है, कांग्रेस नेतृत्व ने डंडा चलाया है और नेता विपक्ष की कमान और प्रदेश अध्यक्ष की कमान दोनों ही एक तो युवा नेताओं के हाथ में दी है, और दोनों ऐसे नेता हैं जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ विरोधी खेमे के माने जाते हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट है। अब ये जो प्रयोग है लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा कि इसका क्या परिणाम कांग्रेस को हासिल हुआ। साथ में एक ये भी जोड़ दूं कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत जो ओबीसी समाज से आते हैं, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्हें नेता विपक्ष बनाया गया है। और वहां पर दीपक बैज जो आदिवासी समाज से आते हैं, पहले भी प्रदेश अध्यक्ष थे, चुनाव में वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें कंटिन्यू बरकरार रखा गया है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर। विवेक, इससे ये साफ पता चल रहा है कि जो मध्य प्रदेश में हुआ कमलनाथ के नेतृत्व में, उससे आलाकमान खुश नहीं है। इसी के तहत यह एक्शन लिया है कि ऐसा है कि कमलनाथ ने खुद वो पद छोड़ा है। इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, नतीजे आने के बाद कमलनाथ जब दिल्ली आए थे तब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों से मुलाकात के दौरान अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन नेतृत्व की तरफ से उन्हें कहा गया था कि जब तक अगले प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान नहीं हो जाता आप अपने पद पर बने रहिए। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं, लेकिन नेता विपक्ष का पद जरूर चाहते थे, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप ने उनकी इस इच्छा का सम्मान कह सकते हैं नहीं किया। और बड़ी बात यह है कि जिन्हें नेता विपक्ष बनाया या जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो दोनों ही जो नेता हैं वो कमलनाथ के खेमे के नहीं माने जाते हैं। तो साफ तौर पर एक प्रकार से मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह वाली जो कांग्रेस है उसका अंत होता हुआ नजर आ रहा है, और एक नए युग की शुरुआत कांग्रेस वहां पर इन दो युवा नेताओं के जरिए करना चाहती है। जी जैनेंद्र, आप कांग्रेस को बहुत करीब से जानते हैं। कमलनाथ को नेता विपक्ष भी नहीं बनाया जाना, क्या पार्टी के अंदर इसकी बगावत या कोई अनबन देखने को मिलेगी क्या भविष्य में? देखिए, एक बहुत ही रोचक बात देखने को मिली। दो दिनों पहले रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी है मध्य प्रदेश कांग्रेस के और पर्यवेक्षक के तौर पर भंवर जितेंद्र सिंह गए थे विधायक दल की बैठक लेने के लिए। उस बैठक में कमलनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नदारद थे। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे थे, और साथ ही छिंदवाड़ा जिले के जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो भी उस बैठक में नहीं पहुंचे थे। तो साफ तौर पर कमलनाथ और कांग्रेस लीडरशिप के बीच में एक खाई नजर आ रही है। कमलनाथ विधायक दल की बैठक में भोपाल में नहीं पहुंचे, और 2 से 3 दिन के अंदर कांग्रेस लीडरशिप ने जो डिसीजन लिए हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, नेता विपक्ष के तौर पर, साफ दिख रहा है कि कमलनाथ को दरकिनार किया गया है। अब सियासत होती है, नेता जब तक खुल करके अपने पत्ते ना खेले हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। देखना होगा कि कमलनाथ को आगे किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, और अगर नहीं किया जाता तो कमलनाथ किस तरह का स्टेप लेते हैं। कमलनाथ का कांग्रेस में कद बहुत ऊंचा है, उन्हें इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा माना जाता है। कांग्रेस लीडरशिप सोनिया गांधी से उनकी काफी करीबी है, लेकिन जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत की उम्मीद थी, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया, और इसके बाद जो निर्णय हुए हैं साफ तौर पर कमलनाथ को दरकिनार किया गया है। देखना होगा कि कमलनाथ की अब इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो आप काफी दिलचस्प बात बता रहे हैं जैनेंद्र, एक कहावत होती है कि घर फूटे तो गैर लूटे। तो अगर कांग्रेस के अंदर कुछ अनबन चल रही होती है तो 24 में फायदा उठा लेगी बीजेपी उसका भी मध्य प्रदेश में? निश्चित तौर पर देखिए, एक तो विधानसभा चुनाव के बाद ये तो सवाल भी नहीं उठता कि कांग्रेस कितनी चुनौती देगी, लेकिन निश्चित तौर पर अगर मध्य प्रदेश देखें तो सिर्फ एक लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है, वो छिंदवाड़ा है जो कमलनाथ का गढ़ है, और अभी फिलहाल नकुल नाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं वो वहां से चुन करके आए हैं।
ऐसे में जबकि कमलनाथ को दरकिनार किया गया है, देखना है कि क्या अगली बार छिंदवाड़ा का गढ़ भी बचा पाएगी कांग्रेस या नहीं। और हालांकि देखिए सियासत में कुछ महीने बहुत समय होते हैं, देखना यही है कि जो दो युवा चेहरों पर भरोसा जताया है, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार, ये किस तरीके की जान मध्य प्रदेश कांग्रेस में फूंकते हैं। और इन सबके बीच कमलनाथ को जिस तरीके से दरकिनार किया गया, ये बहुत दिलचस्प होगा विवेक देखना कि कमलनाथ आने वाले दिनों में क्या कदम उठाते हैं जी। और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है उसका जरा समीकरण समझाइएगा। अगर वहां पर जो नेता विपक्ष हैं उनके बारे में क्या जानकारी है, वो कैसे 24 का समीकरण साधेंगे और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए ये राह आसान कर पाएंगे? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है। कांग्रेस के सोर्सेज ने हमें पहले से बताया था कि अगर ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया जाता बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस जो है वो आदिवासी नेता विपक्ष बनाती। लेकिन चूंकि आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बना है, ऐसे में बैलेंस करने के लिए, समीकरण साधने के लिए कांग्रेस ने नेता विपक्ष ओबीसी समाज से बनाया है। चरणदास महंत बेहद अनुभवी नेता है, वो मंत्री रह चुके हैं और इससे पहले अभी पिछली विधानसभा में वो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। ओबीसी समाज से आते हैं, अनुभवी और परिपक्व नेता है। सामने आदिवासी मुख्यमंत्री जो बीजेपी ने जिन्हें बनाया है वो भी अनुभवी हैं, तो जाहिर सी बात है कि देखना होगा कि चरणदास महंत किस तरीके से नई सरकार को घेरते हैं विधानसभा के अंदर। और अगर बाहर की बात करें तो संगठन की कमान दीपक बैज के हाथों में ही रहेगी। दीपक बैज बस्तर से फिलहाल लोकसभा के सांसद हैं, इस बार विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। बस्तर क्षेत्र के वो भी युवा नेता हैं और चुनाव से कुछ दिन पहले ही उन्हें कमान मिली थी प्रदेश संगठन की, तो पार्टी ने माना कि जो हार हुई है ये भूपेश बघेल की हार है। दीपक बैज पर ठीकरा नहीं फूटा है और एक बार फिर उन्हें कंटिन्यू किया गया है जी। तो ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। जानकारी के लिए जैनेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जैनेंद्र इस पर जानकारी दे रहे थे कि विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है उसका असर अब देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से कमलनाथ अब हटा दिए गए हैं। जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब दे दी गई है और उमंग सिंघार जो है वो नेता विपक्ष, उनको बनाया गया है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने बदलाव कर दिए हैं। स्मोक कांड के शोले ये दिखाएंगे आपको। 13 दिसंबर को हुए स्मोक कांड पर सियासत शोले उगल रही है। घुसपैठ को लेकर विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी है, तो अब सत्ता पक्ष की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। जुबानी जंग का दायरा अब हिंदू मुसलमान वाली राजनीति तक पहुंच गया है। इधर राहुल गांधी को और अखिलेश यादव सरीखे जो नेता हैं वो संसद की सिक्योरिटी में सेंधमारी के पीछे बेरोजगारी वाली वजह खोज कर ले आए हैं। रिपोर्ट आप एक बार देखिए फिर वापस लौटते हैं। बाकी कार्रवाई 2 मिनट सुरक्षा चूक पर सियासी दंगल, राहुल अखिलेश का बेरोजगारी एंगल। मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो ब्रीच जरूर हुई है बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। नौजवान बहुत त्रस्त थे। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूदे। संसद में सुरक्षा का सवाल, विपक्ष लाल। सिक्योरिटी ब्रिज का बहुत सीरियस इशू है, हम इसका जांच चाहते हैं। We told it is a serious security lapse from the government side. You people told us that this building is going to be one of the most secure place in the world. संसद में घुसपैठ की लड़ाई पुरानी संसद तक आई। बाकी कार्रवाई 2 मिनट What if this gas was something poisonous? What if they were carrying plastic bombs? पीली साजिश की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, नई टेंशन। ये जो हादसा हुआ है इस इंसिडेंट के पीछे टीएमसी और ममता बनर्जी की क्या रोल है उसको भी जांच होना चाहिए। वो
वो प्रताप सिम्हा जो बीजेपी एमपी है, जिसके साथ मोदी जी का तस्वीर भी है, बहुत उनकी इम्पोर्टेंट एमपी होगा। प्राइम मिनिस्टर के साथ को सबका तस्वीर नहीं मिलता, तो उसको क्यों एक्सपेल नहीं किया जाएगा? स्मोक कांड के शोले। स्मोक कांड पर सियासत फुल स्पीड में दौड़ रही है। सुरक्षा में सेंधमारी को टूल किट, हिंदू मुसलमान, बेरोजगारी जैसे शब्द अब चर्चा में आ गए हैं। इसकी वजह से 13 दिसंबर की घटना के बहाने नई संसद बनाम पुरानी संसद का मुद्दा भी एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का तर्क है, नई संसद सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। सुरक्षा के मुद्दे पर सियासी उठापटक, पूरा उसका हाल हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और अब तक हुई जांच में क्या खुलासा हुआ है, क्योंकि हर बदलते दिन के साथ नए किरदार और नए सबूत की एंट्री हो रही है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की। संसद में हुए स्मोक कांड का मकसद क्या था? क्या हंगामे के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? आखिर किसके इशारे पर आरोपी संसद में दाखिल हुए? 13 दिसंबर से संसद में घुसपैठ के बाद पुलिस की जांच इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। साजिश के 6 चेहरे सामने आ चुके हैं, जिनसे पूछताछ और सबूतों की पड़ताल के बाद सामने आए तथ्य हैरान करने वाले हैं। संसद के अंदर से गिरफ्तार आरोपी सागर शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया है उनकी योजना संसद के अंदर खुद को आग लगाने का नाटक करने की थी। आग से नुकसान न हो इसलिए जीईएल खरीदने की योजना थी, लेकिन ऑनलाइन जीईएल न मिलने पर इरादा बदल दिया। यानी आरोपियों की कोशिश खुद को आग लगाकर सांसदों को डराने की थी। पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल रिमांड नोट में इस बात की पुष्टि की है। रिमांड नोट में पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों का मकसद अशांति पैदा करना था। साजिश को अंजाम देने के लिए सभी ने कई बार मीटिंग की थी। 13 दिसंबर की घटना के बाद ललित झा ने अपने साथियों के मोबाइल फोन नष्ट कर दिए, जिससे पुलिस सबूत जुटा न सके। अब तक हुई जांच में पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठे किए हैं, जो इशारा करते हैं कि 13 दिसंबर की घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है। पुलिस को आरोपियों के खिलाफ 1 दर्जन से भी ज्यादा सबूत मिले हैं। पुलिस ने जलाए गए मोबाइल फोन के अवशेष बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कपड़े और जूते भी बरामद किए हैं। घटना के समय आरोपियों के पास मौजूद कागजात भी बरामद किए गए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, संसद में स्मोक कांड की परत दर परत खुलती जा रही है। अब तक माना जा रहा था कि ललित झा इस कांड का मास्टरमाइंड है, लेकिन अब महेश कुमावत नाम के एक शख्स की भी एंट्री हो गई है। पुलिस ने संसद में घुसपैठ के 6ठे आरोपी महेश कुमावत को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महेश कुमावत ने ही फरारी के दौरान ललित झा को छिपने में मदद की थी। महेश कुमावत सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने की साजिश रच रहा था। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई ऐसे वीडियो मौजूद हैं जो युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए डाले गए थे। महेश कुमावत के सोशल मीडिया हैंडल पर मौजूद इन वीडियो से साफ है कि वो सिर्फ बाहर से आरोपियों की मदद ही नहीं कर रहा था, बल्कि 13 दिसंबर की साजिश का अहम किरदार था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं कि संसद में हंगामे का मास्टरमाइंड ललित झा ही है या फिर वो चेहरा है। असली मास्टरमाइंड कोई और है। ललित झा के माता पिता का दावा है कि उनका बेटा निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। आपके बेटे को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि वो एक बड़ी प्लानिंग किया था। ना, बिल्कुल गलत बताया जा रहा है। एकदम सीधा लड़का है, वो भी मास्टर है, ट्यूशन पढ़ाता है, दूसरों को सहायता करता है, दूसरों को बिना पैसे में पढ़ाता है, अपना खून निकाल करके दूसरों को, बच्चों को जियाया है, वो भी थाना में जा करके। लेकिन वो तो अपना और अपने साथियों का मोबाइल जला दिया। कोई बड़ी साजिश होने वाली थी, उस चीज को छुपाने के लिए उसने मोबाइल फिर क्यों जलाया? राजस्थान क्यों भाग गया? हमको नहीं पता है कहाँ मोबाइल था उसके, किसके मोबाइल था, क्यों जलाया, कैसे जलाया, ये हम लोग को कुछ पता नहीं है। अच्छा, आप लोग क्या कलकत्ता में रहते थे अभी या यहाँ दरभंगा लौटे हैं? हाँ, सोमवार को 11 तारीख को लौटे हैं। आप 11 को जो है कलकत्ता से यहाँ आए हैं, और वो क्यों नहीं आया साथ में? वो दिल्ली क्यों चला गया? ये पता नहीं। यहाँ पर वो आता भी कमती है, कमती समय में आता है, लेकिन वो कलकत्ता में ज्यादा समय रहता है। कभी कभी वो दिल्ली जाता है। ललित झा के बारे में अब तक जो जानकारी सामने आई है
उसके मुताबिक वो बिहार का रहने वाला है, कोलकाता में शिक्षक की नौकरी कर रहा था। एक एनजीओ के साथ उसके रिश्ते होने की बात भी सामने आई है। अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर सदन के अंदर डर और दहशत फैलाने की योजना कब और क्यों तैयार की गई। अब तक हुई जांच में क्या सामने आया है कि संसद में घुसने और फिर दहशत फैलाने की योजना कई महीने पहले तैयार की जा रही थी। सभी आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे ये एक दूसरे के संपर्क में आए, कैसे जान पहचान हुई। एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा। सोशल मीडिया पर इनकी जान पहचान होती है। ये जितने भी आरोपी हैं उनकी फेसबुक पेज भगत सिंह फैन क्लब से ये आरोपी जुड़े हुए थे। एक फैन क्लब था, उससे ये जुड़े थे। आगे क्या है कि 1.5 साल पहले ये सभी आरोपी मैसूर में मिले भी थे। इनकी मुलाकात भी हुई थी, एक मीटिंग इन लोगों ने की थी और उसके बाद ये आगे बढ़ रहे थे। 9 महीने बाद फिर मुलाकात हुई। पहले ये मिले मैसूर में, उसके 9 महीने के बाद इनकी मुलाकात एक बार फिर से हुई और उस योजना पर ये लगातार काम कर रहे थे। 9 महीने बाद जब मिले उसके बाद क्या हुआ यह भी जान लीजिए। संसद में घुसने का प्लान यहां पर बनाया। पहले मैसूर में मिले, 9 महीने के बाद फिर मुलाकात की, उसके बाद फिर संसद में घुसने का इन्होंने प्लान बना लिया। मार्च में मनोरंजन ने संसद भवन की रेकी कर ली। जो इनका एक साथी है आरोपियों का मनोरंजन, उसने संसद की रेकी की कि कहां कहां से जाना है, कैसे कैसे घुसना है। इसके लिए अब जुलाई में सागर ने संसद के बाहर की रेकी की। एक जाता है तो संसद भवन की रेकी करता है, संसद भवन के बाहर जाके भी उसने रेकी की। मनोरंजन को पता चला जूतों की जांच नहीं होती है। उसने पहले पता किया रेकी की कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और उसके बाद जब उसने देखा कि जूतों की जांच नहीं होती है, फिर इन लोगों ने पूरा प्लान बना लिया। 10 दिसंबर को सभी साथी इनके दिल्ली पहुंचे प्लान बनाने के बाद। उसके बाद गुरुग्राम में विक्की के घर पर ये रुके थे। दिल्ली पहुंचने के बाद गुरुग्राम गए, वहां वो रुके थे। अमोल महाराष्ट्र से स्मोक कैंडल लाया था। पूरी प्लानिंग थी कौन स्मोक कैंडल लाएगा और कौन क्या करेगा। 13 दिसंबर को सागर ने संसद का पास लिया, संसद का पास उसको मिल गया। उसके बाद क्या होता है, इंडिया गेट पर स्मोक कैंडल बांटी गई। जो ले आया था अमोल, उनका दोस्त जो था, सबको बांट दी गई और संसद भवन में दाखिल सागर और मनोरंजन हुए। वहां पर प्लान तैयार करके दर्शक दीर्घा से कूद गए सागर। स्मोक कैंडल के जरिए अब इन लोगों ने प्रदर्शन किया। तो ये पूरा हमने आपको समझाया कि कैसे वो मिले, कैसे मुलाकात हुई, कैसे प्लान बना और कैसे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया रेकी करने के बाद। साजिश की इस पूरी टाइमलाइन के बाद जो कुछ भी हुआ, पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने यह देखा। इस पूरे घटनाक्रम में पास के लिए सिफारिश करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इस पूरे घटनाक्रम आरोपियों के बीजेपी से कनेक्शन पर सियासत ने आसमान पकड़ लिया है। बाकी कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की गई। गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूद गए। वो प्रताप सिम्हा जो बीजेपी एमपी है, जिसके साथ मोदी जी का तस्वीर भी है, तो उसको क्यों एक्सपेल नहीं किया जाएगा। 13 दिसंबर संसद में हुआ स्मोक कांड सियासत में बयान का बवंडर लेकर आया है। अगर सवाल पूछे जाए तो तुरंत बहिष्कार, ये क्या चलते हैं, ये ठीक नहीं। सदन के अंदर प्रधानमंत्री को आना चाहिए था। जहां सिंगल रखने वाले प्रधानमंत्री ये नया सदन बड़ी धूमधाम से उद्घाटन किए थे, उनको तो आना चाहिए था ना। तो हमारा तो मांग यही है, ज्यादा तो कुछ नहीं। चर्चा चाहते हैं, सदन में हिस्सा लेना चाहता है। और आप शुरू के दिन से आज तक आप देखते जाओ कि हम लोग पूरा सहयोग किया या नहीं। रिकॉर्ड ये बताएंगे पूरा सहयोग हम लोग किए थे। अमित शाह जांच कर रहे हैं, करवा रहे हैं, परत दर परत खुल रहा है, सबके चेहरे बेनकाब होंगे। अमित शाह ठोक करके करारा जवाब दें। स्मोक कांड को लेकर विपक्ष लाल है, सियासत में उबाल है। आरोप प्रत्यारोप की जंग पर अब नया रंग चढ़ रहा है। विपक्ष के दल आरोपियों के विजिटर पास के लिए सिफारिश करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को घेरने में जुटे हैं, तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोपियों के तार ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से जोड़ दिए हैं। ये पूरा माने क्रिस्टल क्लियर है, इसमें ज्यादा बोलने का कोई सवाल ही नहीं है। ललित जा इज ए फंक्शनरी
of TMC youth wings. He is closely associated with TMC माने rank and file. विपक्षी दलों की मांग है कि संसद में घुसपैठ के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दें, लेकिन घटना के चौथे दिन भी गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब नहीं दिया तो विपक्षी दलों ने हमले और तेज कर दिए। गृह मंत्री जी से लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी हादसा हुई है तो कम से कम सदन में आकर के इसकी बात को जो है रखें कि कहाँ गलती हुई, किनके कारण गलती हुई, कहाँ हम लैग किए। तो कम से कम एक अपेक्षा है कि गृह मंत्री सदन में सभी सांसदों के सामने वक्तव्य अपना दे। तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन ब्रीच हुई है तो ये गंभीर मसला है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहाँ आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके टीवी शो में जाकर घंटों से बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट का स्टेटमेंट हाउस में आकर देकर क्लैरिफाई करके हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह से जवाब इसलिए भी मांगा जा रहा है क्योंकि देश की संसद को सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थलों में गिना जाता है। संसद की सुरक्षा के लिए अलग से फोर्स का गठन किया गया है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी फोर्स के पास आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सत्र के दौरान सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और आईटीबीपी के जवान भी तैनात रहते हैं। एनएसजी और एसपीजी जैसी सुरक्षा एजेंसियों की नजर भी संसद पर रहती है। ऐसे में संसद के सुरक्षा घेरे को तोड़कर सदन तक पहुंच जाना अपने आप में सवाल खड़े करता है। यही सवाल अब विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है। सदन को धुएं से भर देते हैं और वो तब होता है जब ये देश 22वीं बरसी मना रहा था, सदन पर अटैक की और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दे रहा था उन लोगों को जिन्होंने सदन की हिफाजत में अपनी जान का बलिदान दिया, और ये कह रहे हैं कि इस पर हम राजनीति कर रहे हैं। किस बात का इंतजार करें, क्योंकि अनहोनी हो जाती। ईश्वर की कृपा थी कि कोई अनहोनी हुई नहीं, लेकिन इस तरह की जो सेंधमारी सुरक्षा में हुई वो सरकार की विफलता दिखाती है। और अपनी विफलता को छिपाने के लिए आप विपक्ष को ब्लेम करिएगा, अपनी सुरक्षा की विफलता को छुपाने के लिए आप विपक्ष के सांसद को निलंबित करिएगा, लेकिन अपने एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करिएगा जिसके चलते वो लोग अंदर आए। अगर अनहोनी हो जाती तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ तो दगा आपके एमपी ने किया, उसका निलंबन नहीं, उसका निष्कासन होना चाहिए। डिप्यूटी स्पीकर कहाँ हैं भाई साहब? कोई बीजेपी से पूछे, नहीं है अपॉइंट किए हैं। जॉइंट सेक्रेटरी कौन है जो पार्लियामेंट की सुरक्षा के जिम्मेदार हैं? अपॉइंट नहीं किए गए हैं। कोई बीजेपी से पूछे। आधे से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी काम पे हैं, आधों की वैकेंसी है, क्यों एम्प्लॉय नहीं हुए? वो कोई केंद्र सरकार से पूछे। और मैं पूछ रही हूँ, लोकसभा सेक्रेटेरिएट किसके अंदर आता है? क्या होम मिनिस्ट्रीज की जिम्मेदार नहीं है? होम मिनिस्ट्रीज की जिम्मेदारी नहीं लेगी? अगर नहीं भी ले, जवाबदेही तो लेगी, जवाब तो देगी जनता को कि क्या कमियां हुई हैं। तो उन सब से भागने के लिए आप ये सारे, अरे इनसे कनेक्टेड हैं, उनसे कनेक्टेड है, ये उनके कारण है, वो उनके कारण है। आप कारण छोड़िए, कनेक्शन छोड़िए। साइन किया था बीजेपी एमपी ने और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी सरकार की। हालांकि स्मोक कांड को लेकर विपक्ष के नेता जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसने नई बहस को जन्म दे दिया है। क्योंकि एक तरफ विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आरोपियों पर विपक्षी दलों के सुर नरम हैं। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक विपक्ष के तमाम नेता संसद में घुसपैठ के पीछे बेरोजगारी को बड़ी वजह बताने में जुटे हैं। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। हम सदन में गृह मंत्री से क्या हुआ उस बारे में एक निवेदन चाहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जो हम सांसद हैं उस बारे में चर्चा करना चाहते हैं। उसमें राजनीति क्या है भाई? यानी संसद में सिक्योरिटी ब्रीच पर अब सहूलियत की सियासत आकार ले रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने किसके इशारे पर संसद की सिक्योरिटी में घुसपैठ की? साजिश के पीछे कितने किरदार हैं और किरदारों के तार कहां तक जुड़े हैं, तस्वीर अभी साफ नहीं है। ऐसे में विपक्षी दलों की ओर से बेरोजगारी वाले तर्क ने बीजेपी को पलटवार करने का मौका दे दिया है।
दावा है कि विपक्ष अराजकता को बढ़ावा दे रहा है। विपक्षियों का काम है हर चीज को, गलत काम को बढ़ावा देना, उनको कंडेम करने की बजाय ये उनके पक्ष में बोल रहे हैं, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। मतलब स्मोक कांड की जांच अभी भले ही पूरी नहीं हुई है, सियासत फुल स्पीड में दौड़ रही है। आरोप प्रत्यारोप के बहाने एक दूसरे को सवालों के कटघरे में खड़ा करने की जद्दोजहद जारी है।